ख़वातीन और हज़रात, आपका आरफ किसाना के चैनल पे खैर मकदम है और खुश आमदेद। आज के व्लॉग में हम बात करेंगे कि स्वीडन की शहरियत के हवाले से जो नए कानून बन रहे हैं उनमें तारकीन वतन की आवाज़ कहाँ है, और इस हवाले से जो स्वीडिश कानूनदान हैं और स्वीडिश इदारे हैं वो इस पे क्यों तनकीद कर रहे हैं और उनका क्या मौक़िफ़ है और ये कानून किस तरह से होना चाहिए। तो इस हवाले से हम तफसील से बात करेंगे कि जो नए कानून बन रहे हैं सिटीजनशिप के हवाले से, परमानेंट रेजिडेंस के हवाले से और दूसरी जो तब्दीलियां आ रही हैं, तो उन सब में इमिग्रेंट्स की आवाज़ जो है वो क्यों शामिल नहीं की जा रही, और इस हवाले से जो स्वीडिश अदारे भी काम करते हैं उनको क्यों शामिल नहीं किया जा रहा। तो ये एक तफसीली व्लॉग है, इसे ज़रूर देखिएगा। तो ये तमाम तर तफसीलात आपकी खिदमत में इस व्लॉग की सूरत में पेश की जा रही हैं। मैं आप सबका बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कि आप इन व्लॉग्स को पसंद करते हैं, अपनी राय का इजहार करते हैं और दोस्त साहब आपसे शेयर करते हैं। खुसूसन स्वीडन में जो लोग पाकिस्तान, हिंदुस्तान, बांग्लादेश, नेपाल और अफगानिस्तान से ताल्लुक़ रखते हैं, उनकी जानिब से मुझे कमेंट्स आते हैं, वो मिलते भी हैं और इन चीज़ों को इन व्लॉग्स को जो है वो बहुत सराहते हैं। और मेरी भी ये कोशिश होती है कि जो हमारे बर्र-ए-सग़ीर से इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल और अफ़गानिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले लोग जो उर्दू, हिंदी, पंजाबी बोलते हैं, उनकी खिदमत में यहाँ होने वाले तमाम अपडेट्स और दीगर जो मालूमात हैं यहाँ के कवानीन और यहाँ की लाइफ के हवाले से बाकायदगी से पेश किए जाते रहें। तो आपका जो ताउन है वो मेरे लिए बहुत अहम है, और इसलिए अगर कुछ अहबाब ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अगर वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और नोटिफिकेशन को ऑन कर लेंगे तो उनको ताज़ा तरीन इत्तलात जो है वो बर वक्त मिलती रहेंगी। अब हम चलते हैं जनाब इस बहुत अहम मौजू के हवाले से, और इस के हवाले से आपने मेरे कुछ व्लॉग्स जो है वो ज़रूर देखे होंगे जिसमें हुकूमत को मुख्तलिफ इंक्वायरी की रिपोर्ट्स मिली हैं, खुसूसन उसमें जो स्वीडन की नेशनलिटी के हवाले से जो कवानीन तब्दील किए जा रहे हैं उनमें इनकम की शर्त भी रखी जा रही है, बाकी चीज़ें भी हैं। तो क्या इन सख्त कवानीन में जो यहाँ पे रहने वाले इमिग्रेंट्स हैं, तारकीन वतन हैं, क्या उनकी आवाज़ भी शामिल की गई है? क्या यहाँ पे जो स्वीडिश कानूनी इदारे हैं जो रेफ्यूजीज़ की हेल्प करते हैं या जो इससे मुतल्लिका हैं, क्या उनको भी शामिल किया गया है या नहीं किया गया? क्योंकि स्वीडन में जो भी कोई कानून बनता है तो उसमें जो है वो मुख्तलिफ सतह के लोगों को, इदारों को उनकी राय ली जाती है, उसके बाद वो इंक्वायरी कमेटी जो है वो पूरी रिपोर्ट बना के हुकूमत को देती है। और इसमें सिर्फ इमिग्रेंट्स जो हैं वो ही मुतासर नहीं हो रहे, बहुत से स्वीडिश लोग जिन्होंने स्वीडन से बाहर शादियां की हुई हैं और उन्होंने अपने पार्टनर्स को यानी जीवन साथी उनको स्वीडन में बुलाना है, वो भी इन मुश्किलात का शिकार हैं और वो भी इस हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात रखते हैं कि अगर ये नए कवानीन बनेंगे तो उनकी फैमिलीज़ के लिए भी ख़तरा होगा। तो ये सिर्फ इमिग्रेंट्स इससे मुतासर नहीं होंगे बल्कि स्वीडिश लोग जो हैं वो भी मुतासर होंगे जो इस तरह के मामलात में आएंगे। और अभी जो कानून बन रहा है जिसके बारे में इंक्वायरी कमेटी की रिपोर्ट हुकूमत को मिली है, सिटीजनशिप के जो कवानीन है उनमें तब्दीली लाने के हवाले से, इस पे जो है वो कड़ी तनकीद की है। यहाँ पे एक इदारा है स्वीडिश रेफ्यूजीज लॉ सेंटर, असील रत्न, उनके जो मेन बड़े कानूनदान है लार्स ओल्सन, उन्होंने कहा है कि ये इस पे तशवीश इस हवाले से है कि ये जो इंक्वायरी कमेटी ने सारी रिपोर्ट बनाई है इसमें उन तमाम लोगों को नज़रअंदाज किया गया है जो इस नई तब्दीली से वाबस्ता हैं, और उन लोगों को इसमें शामिल नहीं किया गया, उनकी राय नहीं ली गई, जो कहते हैं जी कि बहुत गैर मुनसिफाना है और इससे जो नताइज हैं वो उनके लिए जो अच्छे नहीं होंगे। उन्होंने कहा जी कि ये होता ही है कि जब भी कोई कानून बनता है तो मुख्तलिफ तंजीमों को, इदारों को उनको मशावरत के लिए, कंसल्टेशन के लिए, उनकी राय लेने के लिए भेजा जाता है, और सबको ये इजाज़त होती है कि वो इसमें आके अपनी इनपुट दें कि ये कानून हम बनाने जा रहे हैं, आपकी क्या राय है, आप अपने तहफ़्फ़ुज़ात और सारी चीज़ें बताएं। और इसमें जो तारकीन वतन हैं, इमिग्रेंट्स जो हैं वो भी शामिल हैं, इसमें वो इदारे भी शामिल हैं जो रेफ्यूजीज़ के लिए, इमिग्रेंट्स के लिए काम करते हैं, कानूनदान है सारे। उन्होंने कहा जी कि अभी जो इंक्वायरी कमेटी बनी है इसमें हुकूमत ने कहा है जी कि 77 इदारों या तंजीमों को उसमें उन्होंने शामिल किया है। उन्होंने कहा जी कि ये जो 77 इदारे या तंजीमें हैं इनमें 72 जो हैं वो तो सिर्फ हुकूमत के अपने इदारे हैं, यानी कम्यून्स हैं और रीजन्स हैं, म्यूनिसिपैलिटीज़ हैं। तो ये तो अपने 72 तो बड़ी तादाद उनकी हो गई। एक जो है इसमें उन्होंने एक यूनिवर्सिटी को बुलाया,
ایک جو ہے وہ یہاں پہ جو بچوں کے حوالے سے ایک تنظیم تھی اس کو بلایا ہے، اور ایک جو ہے وہ بار ایسوسیشن ہے، یعنی وہ تقریباً انہوں نے کہا جی کہ سارے ان کے اپنے لوگ یا ادارے جو حکومت سے متعلقہ ہی ہیں، انہوں نے کہا جی کہ ہم نے وہ فہرست دیکھی ہے جس میں لوگوں کو دعوت نامے جاری کیے گئے ہیں، تو انہوں نے کہا جی کہ سویڈش ریفیوجی لا سینٹر ایک بہت بڑا ادارہ ہے جو ریفیوجیز کی ہیلپ کرتا ہے، ہمیں اس میں نظر انداز کیا گیا اور ہمیں کوئی اس حوالے سے دعوت نامہ نہیں ملا، اور نہ ہی ہماری اس میں ان پٹ جو ہے وہ انہوں نے شامل کی گئی ہے۔ انہوں نے کہا جی کچھ عرصے سے یہ ایسا سلسلہ جاری ہے، یعنی ان کا شاید مطلب یہ ہے کہ جب سے یہ حکومت بنی ہے تب سے ہمیں نہیں بلایا جا رہا ہے، اس سے پہلے بلایا جاتا تھا۔ تو انہوں نے کہا جی کہ اس طرح سے پھر جو قانون بنے گا وہ قانون کنسنسس سے نہیں بنے گا اور اس میں سب لوگوں کی رائے شامل نہیں ہوگی، تو ہونا یہ چاہیے کہ جب اس طرح کی کوئی بھی انکوائری کمیٹی بناتی ہے، جیسے یہ بھی سٹیزن شپ کے حوالے سے انہوں نے بات کرنی ہے، یا انہوں نے جو ہے وہ ریزیڈنس پرمٹ کے قوانین تبدیل کرنے ہیں، یا ورک پرمٹ، کوئی بھی، اس میں ان سب لوگوں کو بلایا جانا چاہیے۔ اب اس حوالے سے جب سویڈش ریڈیو نے جو ہے وہ رائے جاننا چاہی، جو ایک سیاسی محرک ہے ایرک لندبیری، تو انہوں نے کہا جی کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ ان کو بلایا جائے، وہ اپنی رائے ویسے بھی دے سکتے ہیں، اور حکومت نے کہا جی کہ ہم نے جو ضروری ادارے یا لوگ تھے ان کو بلایا گیا اور انہوں نے اپنی رائے دی ہے، جس کے جواب میں سویڈش ریفیوجی لا سینٹر انہوں نے کہا جی کہ جب آپ کو کنسلٹیشن کے لیے، مشورے کے لیے بلاتے ہیں اور آپ کو ایک دعوت نامہ ملتا ہے اور وہاں جو اپنے نکات دیتے ہیں تو وہ اس انکوائری کمیٹی کی رپورٹ کا حصہ بن جاتے ہیں، اس پہ بات ہوتی ہے، لیکن جب آپ کو بلایا نہیں جاتا اور آفیشیلی آپ اس کا حصہ نہیں ہوتے تو آپ اپنی رائے اگر دے بھی دیں، جیسے انہوں نے کہا جی کہ رائے کوئی بھی دے سکتا ہے، تو وہ رائے اس میں اس طرح سے شامل نہیں ہوتی، وہ مؤثر آواز نہیں ہوتی، اس مؤثر آواز کے لیے ضروری ہے کہ باقاعدہ طور پہ یہ دعوت نامہ ملنا چاہیے۔ تو یہ ایک ایسا امپورٹنٹ موضوع ہے، اور اس پہ نیشنل ریڈیو سویڈن جو ہے اس نے پوری رپورٹ جو نشر کی تھی اس کا خلاصہ میں نے آپ کو بتایا ہے، اور اس میں سویڈش ریفیوجیز لا سینٹر جو لوگوں کی بہت ہیلپ کرتا ہے، اور اس میں سویڈش لائرز ہیں، قانون دان ہیں، انہوں کی رائے جو ہے وہ بہت بڑی اہم ہے، اور اس حوالے سے میں ناظرین سے جاننا چاہوں گا کہ آپ بتائیے کہ آپ کے خیال میں جو کچھ قانون دان ہے اور سویڈش ریفیوجیز لا سینٹر انہوں نے اس پہ جو اپنے تحفظات کا اظہار کیا ہے، جو انکوائری کمیٹی بنا رہی ہے سٹیزن شپ کے قوانین، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا واقع ہی سب کو اس میں بلانا چاہیے، کیا ان کی رائے بھی لینی چاہیے، اور کیا اس میں جو امیگرینٹس ہیں، تارکین وطن ہیں، ان کی آواز بھی شامل ہونی چاہیے؟ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور کیجیے۔ اگر ولاگ پسند آئے تو اس کو لائک اور شیئر کر سکتے ہیں، اور اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے، آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلے ولاگ۔